अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत में बर्दाश्त की एक अजब दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कस्बा गौसपुर के आखिरी नुक्कड़ वाला मकान मोती का था। उसके सामने से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता शहर की जानिब चला जाता था। मकान के आंगन की दीवार जोहड़ के किनारे पर इस्तादा थी। बरसात के दिनों में जब पानी किनारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता था तो दीवार अक्सर गिर जाया करती थी। बाप तो उसके बचपन में ही फोत हो गया था। माँ जब तक जिंदा रही बरसात से पहले दीवार की फिक्र कर लिया करती थी। माँ के मरने के बाद वो अकेला रह गया। अब उसे चारदीवारी की फिक्र ना रही थी। उसका घर मनचलों का अड्डा बन गया जहां वो रात गए तक इधर उधर की हांका करते और हुक्का गड़गड़ाया करते थे। कद काट के एतबार से वो अपने दोस्तों में यूं लगता था जैसे उनका सरदार हो। उसकी माँ तो अकलौते बेटे मुनीर को प्यार से मोती कहा करती थी और रफ्ता रफ्ता उसकी ये उर्फियत इतनी मशहूर हुई कि लोग उसका असल नाम भूल गए। वो बड़ा सजीला, तंदुरुस्त और दराज कद घबरू था। उसके दोस्तों में रसिया गिर भी थे, माहिर नकबजन और मामूली मामूली बातों पर झगड़ा टंटा खड़ा करने वाले सरफिरे भी थे। मोती गो के उनका शरीकेकार नहीं था, फिर भी उनकी संगत की वजह से बदनाम हो गया। अक्सर लोगों का ख्याल था ये बदकमाश लोग दरअसल मोती के कारिंदे हैं जो मोती के इशारे पर काम करके उसे साफ बचा लेते हैं। उसे अपने दोस्तों के धंधे से सरोकार न था, मगर उसको उनसे अलग न समझा जाता था और सब दोस्त उसका दम भरते थे। वो कई दिनों तक खेतों की भी खबर न लिया करता। जब माँ जिंदा थी तो वो उसे ज़बरदस्ती खेतों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। वो उन दिनों बहुत खुश था। बुलंदो बांग कह के लगाना उसे पसंद था, लेकिन माँ के इंतकाल ने उसके कहकहों का गला घोंट दिया। हालांकि माँ के इंतकाल को कई बरस गुजर चुके थे, मगर वो फिर भी गमज़दा ही रहता था। वो तब तक हंसता बोलता रहता जब तक कोई उसके पास होता। तन्हाई में छत को घूरते रहना उसका मशगला था। छत पर ओपलों के धुओं ने गहरी स्याही मलती थी और जा बजा मकड़ियों ने बसेरा कर लिया था। उन्हें रोकता भी कौन? यूं तो उसके सारे दोस्त जानिसार थे, मगर अभी तक उनकी जानिसारी को आजमाने का मौका ना आया था। मोती की खाला उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी और उसकी तन्हाई पर कुड़ती रहती। आखिर तू कब तक अकेला रहेगा मोती? मैं बुढ़िया कहाँ तक तेरा ध्यान रखूंगी? मेरी आंखें बंद हो गईं तो कोई यार बेली पानी भी नहीं पूछेगा तुझे। मेरी बात मान मोती और अपना घर बसा ले। वेहड़े की गिरी दीवार बना ले। चारदीवारी मुकम्मल होगी तो तेरा अधूरापन ना रहेगा। देख मासी, बख्ता आएगी तो ही वेहड़े की दीवार बनेगी। अरे मेरे बस में क्या है बेटे? मेरे इख्तियार की बात होती तो बख्ता को तेरे कदमों में ला डालती। मोती की शादी का मसला उसके खाला के बस की बात नहीं थी, वरना उसे अकेला ना रहने देती। एक मर्तबा वो मोती की शादी का पैगाम लेकर गई थी। बख्ता का बाप कुछ कुछ रजामंद लगता था, मगर बख्ता की माँ तो मोती का नाम सुनकर भड़क उठी। उसने एक सांस में कितने अयूब गिनवा दिए, बल्कि उन तमाम इल्ज़ामात में भी मुलव्विस कर दिया जिनसे पुलिस ने मोती को बरी कर दिया था। खाला अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। फिर भी मोती का दिल वहीं अटका था। मोती के एक दोस्त ने अपनी खिदमत पेश की कि जब मोती कहे वो बख्ता को उठा लाए, मगर मोती ने उसकी इजाज़त ना दी। वो दोनों हाथों को तकिए की तरह सर के नीचे रखे लेटा हुआ किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। बैलों की गर्दनों में पड़ी घंटियों की आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। गांव की पगडंडी उसके मकान के सामने से गुजरती थी, जिस पर बैलगाड़ियों के पहियों ने गहरी नालियां बना ली थीं। घंटियों की मुतरन्नम आवाज़ें उसके घर के करीब आकर रुक गईं। ओए मोती, ये शरीफ की यानी उसके दोस्त की आवाज़ थी। आ जाओ शरीफा। मोती ने लेटे लेटे हाँक लगाई। आंगन में कई कदमों की आहटें सुनाई थीं। शरीफ अंदर आया तो मालूम हुआ जफर भी उसके हमरा है। वेड़े में बत्ती तो जला दिया कर मोती यार। बत्ती? मोती हंसा। तुझे पता है ना बत्ती कब जलेगी मेरे घर की? पर वो दिन कभी नहीं आएगा। शरीफ ने बात को आगे बढ़ाया।
اسے بخشو لے جائے گا اور تو انتظار میں بوڑھا ہو جائے گا، تیرے منہ میں جوہر کی کالی مٹی۔ موتی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیا تو مخول سمجھ رہا ہے؟ شریف نے کہا۔ اور نہیں تو کیا؟ موتی پھر ہنسا۔ تجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے شریفہ؟ آج پانی کی باری کس کی تھی؟ میری۔ وہ کاٹ لی گئی ہے موتی۔ پر کس نے کاٹی ہے شریف؟ تیری ہیر نے بھولے رانجھیا۔ اب ظفر نے اس کا مذاق اڑایا۔ چھوڑ یار، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اوئے کیا یہ معمولی بات ہے؟ شریف نے آنکھیں پھیلائیں۔ تجھے پتا ہے ایک دن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تیرے کھیتوں میں دھول اڑنے لگے گی۔ چل بختاں کے کھیتوں میں تو سونا اگے گا نا؟ موتی بدستور لاپرواہی سے بولتا رہا۔ اوئے پگلا، تجھے بربادی کی کوئی فکر نہیں ہے موتی کیا؟ بربادی؟ مجھے تو آبادی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے اب۔ یہ عشق نہیں پاگل پن ہے، شریف نے کہا۔ اور کیا؟ ظفر نے بھی شریف کی تائید کی۔ چلو تم دونوں مجھے گالیاں دے کر خوش ہو جاؤ پھر۔ موتی نے کوئی اثر نہ لیا۔ اوئے کمکلو، عورتوں کے منہ لگنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں آ کر بختاں کے منہ پر تھپڑ جما دوں تو پانی بھی نہ مانگے وہ۔ پھر تم کہو گے زنانی پر ہاتھ اٹھا کر بڑا کمال کیا ہے، اور اگر اس نے میرے بدن کو چھو دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہوں گا۔ وہ بڑی منہ زور لڑکی ہے، میری گھوڑی کی طرح۔ کیا تو اسے روک بھی نہیں سکتا؟ ظفر نے موتی سے پوچھا۔ اوے ظفر، تم نے دیکھا نہیں بارش کبھی ہریالی لاتی ہے کبھی بربادی۔ لگتا ہے موتی تو مولوی ہو گیا ہے۔ ظفر کی اس بات کے ساتھ ایک اور آواز ابھری۔ ارے کون مولوی ہو گیا ہے؟ اندر آنے والا ان کا دوست حمید تھا۔ یہ اپنا رانجھا مولوی ہوتا جا رہا ہے حمید۔ چلو یہی اچھا ہے، مولوی ہو جائے گا یا جوگی بن جائے گا۔ چھوڑ یار، کوئی اور بات سنا۔ موتی نے موضوع بدلنا چاہا۔ سناؤں؟ حمید نے اس کی طرف جھک کر کہا۔ سن سکے گا تو؟ مجھے ڈرانے آیا ہے تو حمید کیا؟ نہیں موتی، بات ہی کچھ ایسی ہے، سنے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا تیرا۔ حمید کی بات پر ظفر اور شریف بھی متوجہ ہو گئے۔ تیری بختہ نے ایک کتا پال لیا ہے، تو میں کیا کروں پاگل؟ موتی ہنسنے لگا۔ آگے سن، دانت کیا نکال رہا ہے موتی؟ اس نے کتے کا نام کیا رکھا ہے پتہ ہے تجھے؟ موتی۔ وہ اپنے کتے کو موتی کہہ کر بلاتی ہے۔ موتی کی ہنسی اب حلق میں پھنس گئی۔ تینوں دوست حیران ہو گئے۔ انہیں توقع تھی کہ اب موتی عشق کا چولا اتار کر شیر کی مانند دھاڑے گا، مگر وہاں تو ایک خاموشی تھی، طویل اور پراسرار خاموشی۔ اب بول، چپ کیوں ہو گیا؟ کیا بولوں میرے یار، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ کتا پالے یا بکری، اور کچھ بھی نام رکھ دے۔ تم ذرا ذرا سی بات پر ہتھے سے اکھڑ جاتے ہو۔ تم کو پتا نہیں جس سے پیار کیا جاتا ہے نا، اس کی ہر چیز ہر ادا سے پیار ہوتا ہے۔ تو اس کے کتے سے بھی پیار کرے گا اب کیا؟ دوستوں نے حیرانی سے کہا۔ سنا ہے میاں مجنو لیلا کے کتے سے پیار کرتے تھے۔ موتی نے مسکرا کر کہا۔ مگر تو مجنو نہیں رہا، کتا ہو گیا ہے اب، حمید نے دلیل دی۔ لیکن صرف بختاں کا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ اس کے علاوہ کسی کی کیا مجال؟ وہ تو میری مجبوری ہے یارو۔ وہ تینوں ناگواری سے اٹھ گئے۔ ہم تو چاہتے تھے اپنے یار کے لیے کچھ کرتے، مگر اپنے یار کو تو ذلت بھا گئی ہے۔ تیرے قد کاٹ اور بت کو دیکھ کر کون یقین کرے گا تو اندر سے بودا ہے، بالکل بودا۔ شریف تلخ لہجے میں بولا۔ ایسی جوانی کس کام کی جو اپنی عزت بھی نہ بچا سکے؟ وہ تینوں یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی موتی کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ سوچوں میں گم اپنے اندر کے وحشی سے لڑتا رہا۔ تقریباً سبھی لڑکے لڑکیاں جانتے تھے کہ بختاں تو بخشو کو پسند کرتی ہے، بلکہ یہ بات موتی کے علم میں بھی تھی۔ اس کے باوجود وہ بختہ کا انتظار کیے جا رہا تھا۔ پھر اچانک حالات نے کروٹ لی تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ بخشو کو جوا کھیلتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے۔ کنبے کے معززین منہ چھپانے لگے، بختہ کی شوخیاں مان پڑ گئیں۔ دوسری طرف موتی کی طرفداروں کے منہ کھل گئے۔ اسی روز جب بخشو کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تو قصبے کی عجیب حالت تھی۔ کچھ لوگ اداس تھے تو کچھ لوگ بہت خوش۔ پھر یہ خبر سنی گئی کہ موتی اور بختہ کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ خبر بہت ہی زیادہ خوشی کا سماں باندھ گئی۔ موتی کو بھی یقین نہ آتا تھا کہ قسمت کیسی پلٹی۔ وہ بختہ کے روبرو بیٹھا کہہ رہا تھا، بختہ یہ تم ہو؟ یقین نہیں آ رہا۔
वो सिर्फ मुस्कुराई। मोती फिर बोला, तेरा मोती कुत्ता नहीं आया साथ? बख्ता चौंक कर उसे देखने लगी। मैंने हार मान ली है, फिर जलील क्यों करते हो तुम? मोती गड़बड़ाया और फिर हंसकर करीब हो गया। बख्ता उसके घर में बख्तावरों की तरह आई और बहारों की तरह छा गई। गिरी हुई दीवार खड़ी हो गई, सहन में मुर्गियां कुड़कुड़ाने लगीं। वो अक्सर सोचने लगता, कितनी शादमानी हो गई है, पहले कितनी वीरानी थी इस घर में। मगर बख्शू के रिहा होते ही उसके ख्यालों का महवर बदल गया। बख्ता कभी बख्शू की मंग थी और वो भी पहले उसे चाहती थी। मुमकिन है अब भी चाहती हो। मोती की सोच का अंदाज बदल गया। ऐसा ना हो कि बख्शू को सामने पाकर पुरानी मोहब्बत जाग उठे। बख्शू को ठिकाने लगाकर भी उसका घर आबाद नहीं रह सकता, और अगर बख्ता को सजा दे तब भी घर की बर्बादी यकीनी है। वो खामोश तमाशाई बना रहा तो जिंदा नहीं रहा जा सकता, और जिंदगी के लिए ज़रूरी था कि कोई राह निकाली जाए। उसे अपने एक दोस्त की जुबानी मालूम हुआ कि बख्शू उसके घर का चक्कर काट रहा है। उसने खुद भी कई बार बख्शू को उस तरफ से गुजरते देखा था, मगर महज गुजरने पर तो एतराज़ नहीं किया जा सकता था। वो बख्ता को बताए बगैर घर की छत पर पहरा देने लगा। ये कहना दुरुस्त था कि वो बख्ता का भी पहरा देने लगा। उसका सुकून मुंतशिर होने लगा। आज भी वो अपने घर की निगरानी कर रहा था। ठिठरा देने वाली हवा हाथ पैरों को सुन कर रही थी। सरमा की ठिठरा देने वाली सर्दी में जब लोग गर्म बिस्तरों में दुबके होते हैं, वो पहरा दे रहा था। कच्चे रास्ते पर घोड़े के टापों की हल्की हल्की आहट उसे चौंका गई। उसने पंजों के बल ऊंचा होकर रास्ते की जानिब देखा। थोड़ी देर बाद घोड़ा उसके मकान से चंद कदम के फासले पर रुका। सवार ने दरवाजे का जायजा लिया और उचक कर दीवार से अंदर की जानिब उतरकर लम्हे भर के लिए इर्द गिर्द देखा और फिर सहन का कुंडा खोला जो अंदर की तरफ था। यह मंजर देखकर मोती ने अपनी जगह से सिरकना शुरू किया। चोरों की तरह आने वाले ने एक कमरे का दरवाजा थपथपाया जो अंदर से बंद था। कौन है? बख्ता की आवाज आई। दरवाजा खोल, मैं बख्शू हूं, वो आहिस्ता से बोला। कुछ देर खामोशी रही। एक बार फिर बख्शू ने दस्तक दी। इस मर्तबा दरवाजा खुला। बख्ता नमूदार हुई। क्यों आया है तू बख्शू? मोती कहाँ है? अभी नहीं आया, देर से आता है वो। बख्ता पुरसकून थी। मुझे पता है, मगर इस वक्त चौपाल में भी नहीं है। कहीं और होगा फिर वो। बख्ता ने नजरअंदाज किया। तू बता बख्शू, तू क्यों आया है? तुझे लेने आया हूं बख्ता। पागल है तू क्या? मोती आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। उसकी फिक्र होती तो मैं यहाँ क्यों आता बख्ता? अच्छा, कहाँ ले जाएगा तू मुझे? बख्ता ने सवाल किया। एक शहर, फिर दूसरे शहर, फिर तीसरे शहर। वो ढूंढता फिरेगा हमें, बख्शू ने जवाब दिया। और फिर तू मुझे जुए में हार देगा बख्शू, बख्ता ने तंज किया। इन बातों का वक्त नहीं है बख्ता, तू चल साथ मेरे। बख्शू ने उसका बाजू पकड़ना चाहा। बख्ता ने कोने में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। चल यहाँ से, मुझे हाथ ना लगाना। मोती घर में नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने वजूद की हिफाजत खुद भी कर सकती हूँ। बीवी हूँ मैं मोती की, प्यार करती हूँ मैं उससे। अरे बख्ता, क्या कह रही है तू? बख्शू ने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया। मैं कह रही हूँ बख्शू, आगे ना बढ़ना। बख्ता ने कुल्हाड़ी सीधी कर ली। जब ही मोती छत से कूदा और कुल्हाड़ी पकड़ी। ओ पगली, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और बसाया और तू इसे चौपट करने लगी थी। बख्ता ने मोती की तरफ देखा। बख्शू के चेहरे पर निदामत और शिकस्तगी उमड़ आई। मोती बोला, मैं कई रातों से तेरा इंतजार कर रहा था बख्शू। इस तरह आने वालों के साथ तुझे पता है ना क्या सलूक किया जाता है। लेकिन मैं तुझे बख्ता के सदके कुछ नहीं कहता। जा, दफा हो जा और ठंडे दिल से किस्मत के फैसले को मान ले। जा, चला जा यहाँ से। बख्शू बोझल कदमों से बाहर निकल गया। मोती के सर से मनोबोझ सिरक गया। वो सोच रहा था, क्या तस्वीर का दूसरा रुख इतना खूबसूरत भी हो सकता है? बख्ता ने सचमुच में बख्शू की मोहब्बत को भुलाकर ही मुझे अपनाया था।